असीम वकार जी, एक बार फिर घर वापसी की वापसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। किसकी घर वापसी हो रही है? असीम वकार, आपको आवाज आ रही है? कौन घर वापसी कर रहा है? हाँ, मुझे आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन घर वापसी कर रहा है? नहीं, आज मोहन भागवत ने कहा कि घर वापसी के प्रयास और बढ़ाने चाहिए, तेजी लानी चाहिए घर वापसी के प्रयासों को। नहीं, मोहन भागवत जाने, मोहन भागवत का बयान जाने, लेकिन एक बात का जवाब बिना दिए अगर चला गया तो मैं अंदर फिर आज रात में सो नहीं पाऊंगा सर। अभी मनोज काका बैठे हुए हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव अतीक अहमद के कुत्ते से जाकर वहां 70 केसेस लगे थे, उसके अपराधी से हाथ मिला रहे थे। ये जिसने भी बोला है मैं देख नहीं पाया, लेकिन कम से कम अतीक अहमद एप्स्टीन से तो बेहतर थे। जेफरी एप्स्टीन से जो लोग जाके मिल रहे थे, गले हाथ मिला रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों का मांस परोसता था, वो छोटी छोटी बच्चियों को 8-8, 10-10 साल की, वो बड़े बड़े अमीरों के आगे परोसता था बलात्कार के लिए। अतीक अहमद इससे अच्छा आदमी था। बुरा एप्स्टीन ज्यादा बुरा था। आप लोग इसको क्यों नहीं बोलते हैं? और दूसरी बात, ये बात तो मनोज काका को बोलना चाहिए थी। राजनीति हिंदुस्तान में हम लोग कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान पर फोकस करना है। उत्तर प्रदेश में आप क्या चाहते हैं? विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। अपोजिशन को आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल मार देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। भाई क्यों घर वापसी करेगा? कौन घर वापसी करेगा और किस लिए घर वापसी करेगा? अब पता नहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चल रहा है। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण बनेंगे। पहले तो ये कर लीजिए तय कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसकी घर वापसी कर रहा है। और बहुत विनम्र निवेदन के साथ ये कह रहा हूं कि राजनीति को राजनीति ही रहने दीजिए, इसको जंग का नाम मत दीजिए। ठीक है, चलिए राजनीति पर ही सवाल पूछते हैं। हम लोग अगर 2024 के चुनाव में 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पास जा रहे हैं, तो आपकी राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी वहां पर। तो इसीलिए तो सवाल उठता है ना कि ये घर वापसी की घोषणा किसके लिए की जा रही है? नहीं, अभी वोट कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं। अभी पहले वोट जाने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में हम लोग को उतरने दीजिए, फिर तय करेंगे। दूसरी, मैं एक मनोज काका की बात से सहमत हूं। मनोज काका ने एक बात, तो क्या बदला क्या है 2024 के बाद? अब काटे जा रहे हैं, बदला क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं, 2014 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। मसला यह है कि छोटी सी बात बता रहा हूं आपसे, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे सब कांग्रेस ने किए थे। मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिसने सुई से लेकर और डैम बनाए, ट्रेन बनाई, रनवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, मिल बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वो सब देशद्रोही। और जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, जिन्होंने सारे कारखाने बेच दिए, वो लोग देशभक्त। मतलब कमाल देखिए कि जो देश बना के आ रहा है उसने देश के लिए कुछ नहीं किया, और जो देश का सारा आशाशा जो बेचे डाल रहा है वो सबसे बढ़िया हो गया, वो सबसे अच्छा हो गया। जिस चैनल पे आप बैठकर बहस कर रहे हैं, इसका लाइसेंस भी कांग्रेस ने दिया था। इसकी क्रांति भी कांग्रेस के दौर में आई है, बीजेपी के दौर में नहीं आई है सर। सर, कोई पार्टी किसी भी चैनल को लाइसेंस नहीं देती है, सरकार की भी पॉलिसी होती है। असीम वकार जी, मैं टेक्निकली आप सही बात बताइएगा। सुनिए, मैं सरकार नाम की भी कोई चीज होती है। पूछ रहा हूं सर, कोई राजनीतिक पार्टी, डॉली शर्मा तो स्माइल कर रही है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देती है किसी भी चैनल को लाइसेंस। ना ही कोई राजनीतिक पार्टी लिखकर देती है कि आप चैनल चलाइए, अखबार चलाइए। मुझे पता नहीं हैदराबाद में क्या होता है, लेकिन देश में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चलती है राजनीति। बोल रहा हूं सर, सुनिए तो सर, अरे बात तो सुनिए सर। जिसने सब कुछ बनाया वो चोर और बेईमान और देशद्रोही, या जिसने सब कुछ बेचा? पहले तो ये तय कर लीजिए।
ठीक है, पहले तो आप ये तय कर लीजिए तो ना मेरे सर। ख्याल से आसिम वकार, डॉली शर्मा जी कुछ अलग ही घर वापसी पर बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं लेकिन नहीं, क्या मैं डॉली उत्तर शर्मा पे प्रदेश कोई की टिप्पणी राजनीति नहीं कर में, रहा क्योंकि हूं। उस दिन आपका कांग्रेस मैं डॉली कांग्रेस शर्मा पे पार्टी कोई का टिप्पणी प्रदर्शन नहीं भी कर मैंने रहा देखा हूं, था। मैं मनोज काका पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सर। मेरा छोटा, अरे नहीं, ठीक सर, है, बात तो सुनिए, लेकिन मेरा छोटा सा मसला ये है, आप नहीं, आपने मुसलमानों मेरे से सवाल नफरत का कर रहे जवाब हैं। नहीं दिया भाई। लेकिन मसला ये है कि अगर कोई नहीं, कौन आदमी नफरत सच कर बोल रहा दे, है? सर फिर मैंने आपसे नहीं सर, आप लोग कर रहे हैं सर। कौन किसी को नफरत आप कह कौन दे कर रहा है? समाजवादी पार्टी, कौन कर रहा है किसी नफरत? को आप कह रहे हैं, नाम नहीं, लीजिए ना। नहीं ममता बनर्जी अगर सही पॉलिटिक्स कर रही है तो वो ममता फातिमा हुए जा रही हैं, ममता बेगम हुए जा रही हैं। हाँ। अगर राहुल जी हक की बात बोल रहे हैं तो मोहम्मद राहुल हुए जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी क्या बात? ईमानदारी की राजनीति कर रही है तो नमाजवादी पार्टी शर्मा हुए जी। जा रही है। खाली अकेले आप हिंदू, आप राष्ट्रभक्त, आप देशभक्त, बाकी सब जो लोग ठीक है, भी शर्मा जी। विपक्ष में बैठे हैं वो सब हिंदू ही नहीं है, भारतीय नहीं है। कैसी सियासत कर रहे हैं सर आप लोग? मुझे हंसी इसलिए आई, इसलिए हंसी आई, शायद जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उन्होंने नेहरू जी की एक पुस्तक पढ़ ली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इन्होंने अंदर के पन्ने उसके नहीं पढ़े और उसकी टाइटल से समझ लिया कि भारत की खोज नेहरू जी ने की है, इसलिए ही, और भारत की खोज कांग्रेस ने की है, इसलिए उनकी जो है, आप सारी बातें सुन रहे थे वो इतनी हास्यास्पद लग रही थी। तो वो नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, उसका केवल टाइटल पढ़ के आए हैं और उससे लग रहा है कि भारत को खोज लिया। अरे भारत हजारों हजारों वर्ष प्राचीन देश है सर, और यहाँ पर जो विकास हुआ है, सभ्यता का जो विकास हुआ है, उसकी लंबी फेहरिस्त है। और ये कहना कि ये 47 के बाद भारत बना है, ये अपने आप की अज्ञानता को दर्शाता है। और ये कहना कि केवल कांग्रेस ने बना तो दिया, अभी ये भारत की संस्कृति, अभी ये भारत की संस्कृति लेकिन तभी आगे बढ़ पाएगी जब हिंदू 3 बच्चे पैदा करेंगे। शर्मा जी, तो अभी तो ये संस्कृति तभी आगे बढ़ पाएगी जब 3 बच्चे पैदा होंगे। उस पर है, मैं आपको निश्चित नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं साहिल जी, आपका आकलन भी गलत है। भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही गौरवमयी संस्कृति है, और ये निरंतर, ये सनातन संस्कृति है जो निरंतर आगे बढ़ रही है, और उसमें समय समय पर परिस्थितिवश परिवर्तन संभव है। यही लचीलापन सनातन को सनातन बनाता है, यही लचीलापन सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाता है। ये सारे देश के धर्म बड़े बड़े सभ्यताएं समाप्त हुई, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी निरंतर चल रही है, तो उसके कारण उसका ये परिवर्तन को स्वीकारना है। ठीक, डॉली शर्मा जी। देखिए, पहली बात, इन्होंने कहा नेहरू जी ने खोज नहीं की। नेहरू जी ने तो कभी कहा ही नहीं, उन्होंने देश के लिए सिर्फ काम किया। तो भारत की खोज तो आरएसएस ने भी नहीं की, और ये वो संगठन नहीं है जो यूपी की राजनीति तय करेगा, जो यूपी में आ रहे हैं। नहीं, मैं बता देना चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ, जो संघ यूपी की राजनीति आज तय करना चाहता है, इस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, बेरोजगार युवा के प्रति, रोज होते महिला अपराध के प्रति। इनकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए होनी चाहिए। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति नागपुर तय करेगा? क्या नागपुर से तय होगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट नहीं डिसाइड करेगा, नागपुर डिसाइड करेगा? और अगर ये इस प्रकार की मीटिंग नहीं है तो सार्वजनिक करें, विपक्ष वालों को भी बुला लें कि इस संगठन को आपने क्यों बुलाया उत्तर प्रदेश में, ऐसी क्या अहम मीटिंग होने जा रही है, बुला लें। ये तो सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक संगठन है आरएसएस। तो बताएं कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से बेरोजगार युवा पर चर्चा कर रहे हैं, कौन सी महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बता दें हमें। और एक और बात, ये देश संविधान से चलता है, आरएसएस के मुख्यालय से या नागपुर से ये देश नहीं चलता। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान के झंडे को नकारा है 2002 तक, जिन्होंने लगातार इस देश को धर्म और जाति में बांटा, टेलीविजन के स्टूडियोज में चलता है या आपसी चर्चा में लोग जो भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर जाति की राजनीति खत्म नहीं होती और जात के नाम पर विवाद खत्म नहीं हो रहे। इससे पहले घुसखोर पंडित पर विवाद हुआ, अब देखिए यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद हो रहा है। संभल में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
27 फरवरी को दरअसल यह फिल्म रिलीज होनी थी। ये तो वास्तविकता है आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में। यादव समाज की लड़की दूसरे धर्म के लड़के पर यह फिल्म है, यह कहानी है उस फिल्म की, और उसके आधार पर यादव जी की लव स्टोरी, उस पर विवाद चल रहा है। संगीत रागी जी, यही बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मुंबई में मोहन भागवत बात करते हैं तब कहते हैं कि भाई आपकी पूजा पद्धति जो चाहे वो हो, वो सब हिंदू समाज के लोग हैं और एक ही समाज के लोग हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें नहीं देखना चाहिए। यह भारत सेक्युलर है क्योंकि यहां का समाज हिंदू है, भले वो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम हो, वो है हिंदू। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर घर वापसी की बात करनी पड़ती है। ये कहीं ना कहीं 2027 के पहले की तैयारी तो नहीं है। अगर कोई ये कहे तो गलत होगा क्या? साहिल, मैं इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूं और इसको राजनीतिक दृष्टि से ये बोली गई बात भी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ ये मानता है कि इस देश में जो भी रहने वाले हैं, जिनके पंथ और संप्रदाय चाहे कुछ भी हो, वो सभी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू एक राष्ट्रवादी सूचक, राष्ट्रबोध का सूचक है। अब रही बात कि ये क्यों कहते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, बाकी दूसरे मानते हैं क्या? क्या इस्लाम के मानने वाले ऐसा मानते हैं क्या? क्या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ऐसा मानते हैं क्या? मेरा उत्तर है नहीं। और दूसरी बात, इसके खतरे क्या हैं? इस देश का विभाजन जो है वो इस्लाम धर्म के और हिंदू धर्म के आधार पर ही हुआ था, धर्म के आधार पर ही विभाजन का। बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या इस देश का राजनीतिक विमर्श भी बदलेगा, सांस्कृतिक विमर्श भी बदलेगा और देश के लिए खतरा भी होगा। हम इसलिए खतरा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आज चाहे 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, भारत का मुसलमान उसे अपना समझ करके उनको सह देता है, उनके लिए शाहीन बाग जैसी लड़ाई लड़ता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गुलाबों की वाटिका को आप गुलाब की वाटिका तभी तक कहेंगे जब उसमें गुलाब बहुसंख्यक हो। जैसे ही उसमें बबूल आ जाएगा और बबूल बहुसंख्यक हो जाएगा तो वो गुलाबों की वाटिका नहीं रह जाएगी, वो बबूल की वाटिका हो जाएगी। इस देश की सभ्यता, संस्कृति और उसका धर्म की मूल धारा हिंदू मुंबई है। में आकर कहते हैं सुन कि लीजिए, जो बबूल सुन लीजिए, मुझे गुलाब अपनी की बात वाटिका में खत्म खिल कर रहे हैं, वो भी गुलाब ही है, उसका रंग अलग होगा लेकिन वो भी गुलाब है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन बबूलों को गुलाब करने के लिए घर वापसी का नारा भी दिया जा रहा है। साहिल, मैं फिर से, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जैसे सभी का सुना, आप मेरा भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि इस देश की मूल धारा वही है। यदि उस मूल धारा का, वो मूल धारा अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो 5% हो जाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट में सल्फेट और कॉपर दोनों मिलकर के कंपाउंड, लेकिन उसका कंपाउंड का कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल कौन डोमिनेट करता है। वैसे ही यदि इस्लाम बहुसंख्यक हो जाएगा तो इसकी धारा भी, मानसिकता भी जो है वो बांग्लादेश की हो जाएगी, पाकिस्तान की हो जाएगी, जहां पर मंदिर नहीं बचेंगे, जहां गुरुद्वारे नहीं बचेंगे। उसका वो खतरा है, उस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, घर वापसी तो आज से नहीं, बहुत दिनों से नारे रहे, लेकिन एक प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या 9.4% से 18% पहुंच जाती है और हिंदू जनसंख्या जो है वो 86% से 76% पर आ जाती है। तो मुसलमानों की, मैं जो बोला वो तो 2011 की जनसंख्या है, 14.6% तो 2011 की है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, 56% का अब अंतर रह गया है। तो जिस दिन ये जितना दायरा कमते जाएगा इस देश में सैकड़ों, इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा है ना। लेकिन अगर घर वापसी करेंगे तो घर के किस कमरे में करेंगे? देश के लिए बिठाएंगे कहां? कौन से कमरे में बिठाएंगे? ये खतरा हिंदू सभ्यता के लिए है। कौन से कमरे में बिठाएंगे? 46 जातियां गिनाकर दिखा दी समाजवादी पार्टी ने, एसआईआर के तहत जिनका नाम निकाला जा रहा है, उसमें से कौन सी जगह पर उनको बिठाएंगे जाकर घर वापसी के बाद? साहिल, मुझे तो इस देश के राजनीतिक विमर्श पर और जातीय विमर्श पर तरस आती है। भगवान कृष्ण का वंशज अपने आप को यदुवंश कहने वाला पिछड़ा कहता है। जिस भगवान कृष्ण को सभी लोग मानते हैं, द्वैपायन वेद व्यास को सबकी पूजा करते हैं, और फिर भी इस देश में यह विमर्श चलाया जाता है। सब कोई जानता है कि भारत के अंदर वर्ण थे, कोई एक शास्त्र नहीं है जहां पर इतनी जातियां,
जिस कुल अंबेडकर मिलाकर जिस जाति आशुतोष से आते थे, महार जी, अपने से संगीत कई रागी से जातियों ये के डिबेट साथ हम हजारों बार छुआछूत कर चुके करता हैं। था। तो और वो जातियां आज भी ब्राह्मणों इस ने बात नहीं को बनाई मानने है। को तैयार नहीं है कि जो संघ संदेश लखनऊ के भीतर दिया गया था उसके कोई राजनीतिक परिणाम निकल सकते हैं। आज भी वो कहते हैं कि ये तो सांस्कृतिक बातें हैं, वो नहीं मानने को तैयार इस बात को। क्या आप मानते हैं कि ये पीडीए को काट है? एक वक्त जब भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह को लेकर सामने आ रही थी, उनको चेहरा बना रही थी, और आज की स्थिति में वही चीज अलग करने की कोशिश चल रही है। देखिए साहिल, आपने एक सवाल शुरू से पूछ रहे कि भाई ये घर वापसी किस घर में, घर के किस कमरे में होगी, आप इसका जवाब तो किसी ने आपको दिया नहीं। मैं कहता हूं कि आरएसएस को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए प्रतिनिधि सभा में कि घर वापसी करने वाले हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाएगा, ब्राह्मण जाति में उनकी वापसी होगी, और वो संगीत रागी जी के साथ बैठेंगे सब लोग। ये प्रस्ताव अगर पारित कर दें तो कितना अच्छा हो। ये जो जाति के आधार पे जो तमाम भेदभाव है खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन इसका जवाब संगीत रागी जी ने नहीं दिया। आपने और भी लोगों से पूछा, उनमें से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसका जवाब? क्योंकि ये जो श्रेष्ठता बोध है, ये जो वर्चस्ववादी सोच है, दरअसल ये चाहती नहीं है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों को जो है वो इस देश की प्रमुख धारा में लाया जाए, और वो इस देश के नहीं, लेकिन शासक आशुतोष, मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं ना कि जात का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। उनको मुंबई में सवाल पूछा गया था कि संघ के प्रमुख ब्राह्मण के अलावा कोई बन सकते हैं क्या? उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि ब्राह्मण होने से कोई संघ प्रमुख नहीं बनता है। भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मोहन जी का उम्र की वजह से मैं बहुत लिहाज करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनका। तो संघ को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जातिवाद इस देश के लिए कैंसर है, और इसलिए इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई यादव होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई किसी और जाति का होगा। पढ़िएगा। अरे सुनिए महाराज, इनको चुप करा दिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप जाति सूचक शब्दों से बाहर निकल जाएं, संघ ने अगर कोई ब्राह्मण नहीं होगा, अगर कोई दलित नहीं होगा, अगर कोई पिछड़ा नहीं होगा, अगर कोई जोशी नहीं होगा, अगर कोई शर्मा नहीं होगा, अगर कोई रागी नहीं होगा, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। सब बराबर होंगे, सबकी जाति एक होगी, सब बराबर होंगे, और सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। ना छुआछूत होगा, ना मंदिरों में जाने पर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। सब आराम से हर मंदिर में जा पाएंगे। क्यों नहीं ये प्रस्ताव आरएसएस अपने प्रतिनिधि सभा में पास करता है? क्योंकि आरएसएस जो है एक सवर्ण जातियों का एक मजबूत संगठन है। इसीलिए जब दलित तो मेरा सवाल अभी भी कायम है, लखनऊ के भीतर जो संघ संदेश है उसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या सचमुच में पीडीए को काट देने की कोशिश है? कल्याण सिंह से लेकर आज तक की बात हम कर बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से आशुतोष, उसके बाद संगीत रागी भी जवाब देंगे। साहिल एक बात समझिए, गलत बात है। साहिल एक बात समझिए कि जब आता हूं संगीत रागी जी, जल्दी से उनका जवाब ले लें। बहुत ही गलत और घटिया बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, ठीक है, एक मिनट, बराबरी के दर्जे पे अखिलेश रहता है। यादव सभी एक साथ अखिलेश बैठ यादव कर जल्दी। बात करते हैं। देखिए उनको चुप करा दिया। देखिए क्यों अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का निवास छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से क्यों धोया जाता है? उनको टोटी चोर क्यों कहा जाता है? वो एक पूरी जाति को, क्योंकि वहां पर दारू पिया जाता है, को अपमानित करने का काम किया जाता है। दारू पिया आप इस जाता सोच को था समझिए। वहां पे। ये वही सोच है जो दलितों के मुंह में आज भी पेशाब किया जाता है। अभी पिछले दिनों की यादव कथा कहने गया था, उसकी चुटिया नोच ली गई थी। ये सच संगीत रागी कभी सुनना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं कि इस देश के अंदर जितने लोग घर वापसी हो उन सबको आप ब्राह्मण जाति में शामिल कर लीजिए, समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलिए, क्यों नहीं करते भाई? उत्तर प्रदेश के भीतर जब भी यह विवाद खड़ा होगा तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और इसीलिए आज हम देखते हैं कि कभी विवाद उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण विवाद होता है, तो कभी यादव जी की शादी या जो भी अभी फिल्म आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, उस पर अब विवाद वहां पर होना शुरू हो चुका है। एक वक्त हुआ था कि घुसखोर पंडित पर विवाद, और अब यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद, और यही राजनीति का हाल उत्तर प्रदेश के भीतर है। लेकिन आने वाले समय में इस पर ध्यान रखना होगा कि क्या पीडीए का काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पा रही है, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।